गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम यहाँ 9th क्लास में जो चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 में जो पॉलिटिकल साइंस का जो पोर्शन है प्रमुख नीतिगत फैसले, यानी कि इलेक्शन की चुनाव के जो गतिविधियाँ हैं उसके बाद रिजल्ट के बाद ऐसे सरकारी जो प्रमुख फैसले हैं, नीतिगत फैसले हैं जो सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर हम जो प्रमुख नीतिगत फैसले हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, किस प्रकार से नीतिगत फैसले कौन और किस प्रकार से लिए जाते हैं। सबसे पहले हम परिचय देखेंगे। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कुछ वायदे कानूनों को मानना होता है, यानी शासक में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी नीति नियम है संविधान के द्वारा बनाए गए हैं उन नीति नियमों को उनको भी मानना होता है। ऐसा नहीं है कि हाँ जनता के लिए लागू होते हैं या अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू होते हैं। जो भी नीतिगत फैसले होते हैं तो बड़े अधिकारियों को भी मान्य होते हैं, उनके लिए भी लागू होते हैं। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को कुछ भी कायदे कानूनों को मानना होता है। जो कायदे हैं कानून बना दिए जाते हैं उनको मानना होता है। उन्हें भी संस्थाओं के साथ और संस्थाओं के भीतर ही रहकर काम करना होता है, क्योंकि वो भी संस्थाओं के साथ रहकर और संस्थाओं के भीतर ही काम करते हैं। इस तरह अपने नीतिगत जो फैसले हैं उन्हीं के अनुसार वो काम करते हैं। उससे अगर संविधान के खिलाफ या उस नीतिगत फैसलों के खिलाफ अगर जाएंगे तो वो गलत होगा। इस तरह वो नीति के अनुसार ही कार्य करते हैं। हमारे देश में किसी तरह महत्वपूर्ण जो भी महत्वपूर्ण फैसले हैं उनको लागू करना है या लागू किया जाता है तो उन फैसलों को संबंधित विवाद या उन्हीं फैसलों के आधार पर ही सुलझाए जाते हैं। जैसे कोई विवाद है, कई समस्याएं हैं तो फैसलों के आधार पर विवाद और समस्याओं को भी सुलझाया जाता है। फैसलों में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जो 3 संस्थाएं हैं, सबसे पहले हमारे पास जो फैसले और उनकी जो संस्थाएं निभाने वाली जो महत्वपूर्ण भूमिका की जो संस्थाएं हैं, यानी कि व्यवस्थापिका क्या करती है? कानून का निर्माण करती है और कानून का निर्माण करती वो फैसले सुनाती जनता तक। जनता के हितों को ध्यान में रखकर ही कानून का निर्माण किया जाता है, यानी कि कानून बनाती ऐसा नहीं है कि वो किसी भी तरह का हितों को ध्यान में रखकर कानून का निर्माण नहीं करती। दूसरी है कार्यपालिका जो व्यवस्थापिका कानून का निर्माण करती है उसके अनुसार वो उसको जनता पर लागू करती है। और जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए न्यायपालिका इस प्रकार से कानूनों का संरक्षण प्रदान करती है और जनता को न्याय प्रदान करने का काम करती है। तो ये तीनों ही इस प्रकार के संस्थाएं हैं जो एक दूसरे पर नियंत्रण बनाए रखकर इस प्रकार संतुलन बनाए रखती है। अब आता है एक सरकारी आदेश, यानी सरकारी कोई आदेश है, कोई विज्ञप्तियां हैं इस प्रकार से निकाली जाती है, उसके आधार पर ही कार्य किया जाता है। 13 अगस्त 1990 के दिन भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया और इसे कार्यालय ज्ञापन कहा जाता है। कार्यालय कोई भी आदेश जारी करे उसको क्या करें? ज्ञापन दिया है कि इसके अनुसार यह कार्य किया जाए। तो इस प्रकार से सरकारी आदेश को एक प्रमुख नीतिगत फैसले की घोषणा की गई और इसके साथ ही भारत सरकार ने सरकारी पदों और सेवाओं में 27% आरक्षण या 27% रिक्तियां सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रखी। 27% जो भी पद हैं उनके लिए रिक्तियां हैं। पदों के लिए रिक्तियों के समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण होगा। ये ज्ञापन दिया कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण होगा, कि यानी कि पिछड़े हमारे समाज में जो पिछड़े वर्ग है उनका भी स्तर ऊंचा उठाने के लिए शैक्षणिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से जो स्तर है उसको ऊंचा उठाने के लिए ये आरक्षण का प्रावधान रखा गया। परंतु आरक्षण जो पिछड़ी जाति के लिए दिया गया, अब जिन जातियों को सरकार पिछड़ी मानती है उन्हीं को एक और नाम दे दिया गया।
जैसे पहले तो पिछड़ी जाति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को रखा गया था, परंतु अब एक और पिछड़ी जाति में उन्हीं को मानती है, तो उन्हीं की ओर से एक नाम है SEBC, यानी कि सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज है। ये जो बैकवर्ड यानी कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों को जाति के आधार पर नकर आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों को इस प्रकार से 27% आरक्षण प्रावधान किया गया। अब नौकरी में आरक्षण लाभ केवल क्या है, अनुसूचित जाति और जनजातियों को ही नहीं मिल रहा है, बल्कि यहाँ पर SEBC जो इस कैटेगरी में आते हैं उन कैटेगरी के लोगों को भी इस प्रकार से सुविधा या आरक्षण दिया गया है। ये सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए पिछड़े वर्गों के लिए एक तीसरी श्रेणी तैयार की गई है। पहले तो अनुसूचित जाति जनजाति तक 2 श्रेणियां थी, अब तीसरी श्रेणी ये तैयार की गई है, तीसरी श्रेणी की एक कैटेगरी तैयार की गई है। इसमें अब 27% अलग से कोटा, ये 27% अलग से इनके लिए कोटा तैयार किया गया है। और इसमें जो अन्य लोग हैं 27% नौकरियों के लिए प्रतियोगिता नहीं करेगी। 27% जो थर्ड कैटेगरी है वही इसमें आवेदन कर सकती है, और अन्य किसी भी तरह की कोई जातियाँ या किसी भी तरह के लोग उसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। अब आता है निर्णय करने वाले। अब निर्णय कौन करेगा कि कौन नौकरियां करेगा, किसको आरक्षण दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए, ये सारी बात। सबसे पहले यहाँ पर है राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, यानी कि संपूर्ण कार्य किसके नाम पर होते हैं, राष्ट्र के नाम होते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्र अध्यक्ष होता है और इसी से ये एक औपचारिक और संवैधानिक अध्यक्ष कहा गया है। औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है राष्ट्रपति, औपचारिक रूप से सबसे बड़ा अधिकारी कहलाता है राष्ट्रपति। दूसरा है इसमें प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, यानी कि औपचारिक रूप से तो राष्ट्रपति है, परंतु वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल यही करता है। जो राष्ट्रपति को जो अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री ही करता है, क्योंकि प्रधानमंत्री तो वास्तविक अध्यक्ष है और राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष है। सबसे बड़ा अधिकारी तो होता है, परंतु सारा प्रमुख फैसले और सारा कार्यभार यही प्रधानमंत्री संभालता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है और मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। इस प्रकार से प्रधानमंत्री जो प्रमुख होता है और दरअसल सरकार की ओर से ये अधिकांश अधिकारों का फैसला या अधिकारों का इस्तेमाल करता है। इसी तरह संसद में 2 सदन होते हैं। संसद में 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है और इस पर मंत्रिमंडल की बैठकों में राजकाज से जुड़े अधिकतर निर्णय किए जाते हैं। यानी जो भी निर्णय किए जाते हैं कि जो मंत्रिमंडल में जो इस प्रकार से बैठकों का संचालन किया जाता है और संचालन के दौरान ही जो राजकाज से संबंधित जुड़े कोई भी निर्णय हैं या फैसले हैं उन फैसलों को लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से पहले तो मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, एक मंत्रिमंडल तैयार किया जाता है। मंत्रिमंडल के बाद फिर विभिन्न बैठकों में कोई भी नीतिगत फैसले हैं या किसी प्रकार के जो राजकाज से जुड़े कोई भी फैसले हैं वो उनके प्रति निर्णय लिए जाते हैं। संसद में राष्ट्रपति के 2 सदन हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन हासिल होता है, यानी कि प्रधानमंत्री को हम लोकसभा के बहुमत दल का नेता चुनते हैं और इस प्रकार से बहुमत दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री जब तक उसमें अपना बहुमत बना रहता है तब तक अपने पद पर बना रह सकता है, अन्यथा जब बहुमत समाप्त हो जाता है तो फिर उसे त्यागपत्र देना होता है। इसलिए प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। तो इस तरह से यहाँ जो नीतिगत फैसले हैं जो प्रमुख अधिकारी हैं उनके द्वारा लिए जाते हैं। यहाँ पर सरकारी एक आदेश जारी किया गया
13 अगस्त 1990 में, और इसके द्वारा कार्यालय में विज्ञप्ति निकाली जाती है, जारी किया जाता है। किसी भी तरह का कोई आदेश जारी करना हो तो इस प्रकार से ज्ञापन देकर जारी किया जाता है। तो यहाँ आज हमने देखा कि जो प्रमुख नीतिगत फैसले हैं, कुछ ऐसी संस्थाएं हैं उन्हें भी सरकार के अधीन रहकर कार्य करने होते हैं, और इस प्रकार अपने संस्थाओं के भीतर रहकर वो अपना काम करती हैं। और निर्णय करने वाले क्या क्या निर्णय करेंगे, ये अपने दायरे में रहकर ही निर्णय और नीतिगत सरकारी कामकाज से संबंधित फैसले लेते हैं। धन्यवाद।